नाजरीन, आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। लम्हा नए नए वाक़यात होते हैं जो हमें शशदर और हैरान कर देते हैं, लेकिन चूँकि तकरीबन 48 घंटे के बाद आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ, इसलिए इन 48 घंटों में जो कुछ इस ममलकत खुदादात पाकिस्तान में बीती है और जो वाक़यात ज़हूर पज़ीर हुए हैं वो भी हैरान कुन हैं और सबको शशदर करने वाले हैं। अगरचे कि उन वाक़यात के अंदर एक उम्मीद की किरण भी है और एक शिकस्त का लम्हा भी है उन लोगों क़ुव्वतों के लिए कि जो क़ुव्वतें बहुत अरसे से ये सोच रही थी कि पाकिस्तान के इक़्तिदार की मसनद पर बैठने के बाद वो पाकिस्तान के अवाम को भी शिकस्त दे देंगे। ये बहुत अरसे से उनके दिमाग के अंदर एक जिन है जो कि बेकाबू हो चुका हुआ है। वो ये है कि हम जो कुछ कहेंगे लोग हमारी गुफ्तगू पर, हमारे इशारे पर पुतली की तरह नाचेंगे। ये पुतली तमाशा असल में इसलिए है कि पाकिस्तान के तमाम तर सियासतदानों ने उनके यहाँ इस रक़्स इबलीस का शाहकार दिखाया है और ये शाहकार गुज़िश्ता तकरीबन 40-50 साल से दिखाया जा रहा है। और चूँकि पाकिस्तान के अवाम इन सियासतदानों की मुट्ठी में थे, कोई बरादरी के हिसाब से था, कोई किसी ख़ानदान के हिसाब से था, कोई किसी मसलियत की वजह से था, कोई किसी मजहबी मसलक की वजह से था, इसलिए उन्होंने अपने ज़ेर साया जितने भी लोग थे उनको वैसे ही रक़्स करने पर मजबूर किया जैसे उन्होंने चाहा। और उनकी चाहत जो थी वो मरहून मिन्नत थी पाकिस्तान की मुक़्तदिर क़ुव्वतों के। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का ये इतना बड़ा वाक़या है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने यकसर उस ट्यून पर, उस बात पर और उस हदायत पर रक़्स करने से इनकार कर दिया जो कभी उनके आका और उनके नुमाइंदे दिया करते थे। उन्होंने ख़ुद इक़्तिदार अपने हाथ में लिया, उन्होंने ख़ुद अपने इस सारे के सारे प्रोसेस को, इस सारे के सारे जिसे कहते हैं इंतखाबी अमल को अपने हाथ में लिया और ख़ुद अपना फ़ैसला सादर फरमा दिया। लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटों से परेशान कुन लोग जो हैं वो इस मामले के अंदर इंतहाई पहलू बदलते और अपने आप की मुख्तलिफ पोजीशनें लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं सबसे आखिर में जो वाक़या हुआ है, जो अभी से 10-15 मिनट पहले हुआ है, मैं उससे आगाज़ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म जिन्हें पाकिस्तान के एक लोटे किस्म के अपोजिशन लीडर राजा रियाज और एक रजीम चेंज जो कि अमेरिका के कहने पर रजीम चेंज हुई थी, जिसके बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि हमने किस पे रजीम चेंज की थी, उसके ज़रिए वजूद में आने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आपस की कॉन्सेंट से बनाए गए थे और जिनकी तवालत की दुआएं जो हैं आज भी हमारी मुक़्तदरा कर रही है कि 1 साल 1.5 साल और ये ऐसे चलाते रहें, ऐसे ही ये मामला चलता रहे। और उसके साथ साथ बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज भी समझ रही हैं कि ये जो निगरान सेटअप है चूँकि उसके हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, इसलिए चलता रहे। उन्होंने एक बयान दिया और ये बयान वो बयान है कि जिसने पाकिस्तान की अब तक की ब्यूरोक्रेसी को तबाह बर्बाद किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने ब्यूरोक्रेट्स का, हम अपने अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये तहफ़्फ़ुज़ जो है ये कभी नवाज़ शरीफ करता था, कभी ज़रदारी करता था और कभी वो लोग करते थे जो इनसे नाजायज़ काम लिया करते थे। और मैं 32 साल इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर मैं उसका एक गवाह हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान के उन अफसरान को जो कि अवामी खिदमत का हल्फ उठा के आए हैं, जिनके बारे में कायद-ए-आज़म ने कहा था कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी पार्टी, यू आर नॉट सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर सर्वेंट ऑफ द स्टेट। और स्टेट के साथ वफादारी मेरा ज़ाती मसला है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं होता कि तुम स्टेट की वफादारी कैसे करते हो। उसकी एक बुनियादी वजह है कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे सिखाती है, ये है आईने पाकिस्तान। इस आईने पाकिस्तान के तहत मैं रियासत की वफादारी का हल्फ उठाता हूँ और उसके साथ रियासत की वफादारी के साथ ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। हमने 40 साल के अंदर पाकिस्तान के तमाम तर सिविल सर्विस के अफसरान, खा वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के हों, खा वो पुलिस के हों, खा वो कस्टम के हों, खा वो किसी और ग्रुप के हों, उन सबको 2 मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करके रख दिया।
एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी थी और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी थी। एक के लोग एक के लिए ईमानदार होते थे, दूसरे के लोग दूसरे के लिए ईमानदार होते थे। फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ ग्रोहों ने कराची के कम से कम 25 साल ऐसे नौकरी के गुजरे हैं लोगों के कि जिसके अंदर जब तक MKM की तरफ से 90 से मोहर तस्दीक सब्त नहीं होती थी वो शख्स उस जगह पे डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर नहीं लग सकता था। इसी तरह मजहबी पार्टियों के हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, KPK के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर, फिर कॉमप्रस्त पार्टियां, अगरचे कि जो कुछ भी आज उनका चेहरा बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो इक़्तिदार में थी तो उन्होंने भी अपने ग्रुप तख्लीक किए और उनके मुकाबले में जो नॉन कॉमप्रस्त पार्टियां थीं जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, उन्होंने भी अपने ग्रोह तख्लीक किए। ये पाकिस्तान की पोलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी है। इस ब्यूरोक्रेसी को अगर आप तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो जाहिर बात है आप पाकिस्तान को तबाही के दाने पर ले जाना चाहते हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस पूरी की पूरी तबाही का एक ही हल है कि इस ब्यूरोक्रेसी को आप कटहरे में जब तक नहीं खड़ा करते ये पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। पाकिस्तान के सियासतदान को मरते मरते तक फाइल पढ़नी नहीं आती। वो बेखबर होता है कि ये सारी के सारी समरीज क्या चीज़ हैं, ये PC1 क्या होता है, ये डेवलपमेंट स्कीम क्या होती है। इसके साथ साथ यहाँ तक कि जब हम बजट के दौरान इतने बड़े बड़े बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना एक किताबों का दत्था होता था जिसको बाकायदा एक शानदार किस्म का रिबन बांध के रखा जाता था बजट टेबल के ऊपर, और जब हम वो बजट की किताबें उठाते थे, जब बजट मंजूर हो जाता था तो अक्सरियत ने वो रिबन तक नहीं खोला होता था, लेकिन वोट दिया होता था उस बजट के लिए, डिमांड ऑफ ग्रांट्स को वोट दिया होता था। उनको ये भी नहीं पता होता था कि कौन से पैसे किसके लिए तकसीम हो रहे हैं। ये सब कुछ सिखाने वाले, इनको गुर बताने वाले, करप्शन कैसे की जाती है, बदयांती कैसे की जाती है, वोट कैसे चोरी किया जाता है, ये खालिसतन ये ब्यूरोक्रेट होते हैं। और यही हैं हम लोग जो कि यही काम करते हैं। यही वजह है कि कमिश्नर ने खड़े होकर कहा मैं मुजरिम हूं, मुझे फांसी पर लटकाओ, क्योंकि वो समझता था कि उसने ये काम किया है। और हर पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट जिसके सामने अगर इजराइल का चेहरा नजर आ जाए तो एकदम उसको मान ले, हाँ यकीनन मैंने गलती की है, मैंने तस्लीम किया है, मुझे माफ कर दिया जाए। और उसको पता है कि उसने जो गलती की है और उसने किसके कहने की पे किया है ये भी बताने को तैयार हो, अगर उसको मालूम हो जाए कि इस कायनात का मालिक व खालिक जो है उसकी मौत का परवाना लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये जर्नैल जब मार्शल लगाते हैं आप सोच नहीं सकते कि इनको कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं उस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, बाकी सारे काम करने के लिए। ये इस बात की आदी होते हैं कि रेजिमेंटेशन किस्म की सूरत हाल जो होती है कि कैसे लोगों को देखा जाता है, कैसे लोगों को पकड़ के क्वार्टर गार्ड में बंद किया जाता है। इन्होंने लेबर एट द फ्री विल का तजर्बा ही नहीं किया होता। इनको भी ये सब कुछ सारे गुर जो हैं यही ब्यूरोक्रेट सिखाते हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की बदयांती और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की धांधली हो, पाकिस्तान के अंदर किसी स्कीम के अंदर करप्शन हो, वो सारी की सारी जो है इसी व्हीकल के ऊपर सवार होकर की जाती है जिसके पहिए ये ब्यूरोक्रेट हैं। इसलिए अनवारुल हक काकर साहब, आपने ये जो फिक्रा बोला है, आपने बुनियादी तौर पर इस गलीज, गंदे और करीह निज़ाम को सपोर्ट देने के लिए बोला है जिसके अंदर से निकल कर आप सामने आए हैं, जिसकी तिलछट से आप बरामद हुए हैं। हम जानते हैं कि आप पाकिस्तान में उस सूबे बलूचिस्तान में आप क्यों ज़रूरत बने और किस किस की ज़रूरत बने और किस किस डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्टों से आप ऊपर आए। और मैं पिछले दिनों एक शादी के अंदर मौजूद था जिसमें वो तमाम अफसरान मौजूद थे जो किसी न किसी ज़माने में बलूचिस्तान में पोस्ट रहे थे, जिनमें से एक चीफ सेक्रेटरी थे, एक IG थे, एक उसके साथ कई जगह डिप्टी कमिश्नर रहे थे। वो आपके पूरे के पूरे उठान को, आपकी पूरी परवान को सब कुछ समझते थे। वो जानते थे कि आप क्या हैं, आपकी मुकम्मल तौर पर उस इलाके के अंदर हैसियत क्या है। लेकिन चूंकि आप उस निज़ाम के परवरदा हैं इसलिए आप उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पर कहना चाहता था कि जो भी पार्टी बरसदार आए, अगर इस पाकिस्तान को दुरुस्त करना है तो इस इंतखाबी निज़ाम के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके रिटर्निंग अफसर तक जहां जहां भी किसी शख्स ने इस आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है और जिस किसी ने इन इलेक्शन लॉज इन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है उसको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। आज अगर आप नहीं खड़ा करेंगे तो अगले 100 साल तक इस पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकेंगे। अब आते इस सारे हालात के अंदर जो कुछ हुआ है। सबसे पहले तो कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब, उनके बारे में
मैं पहले भी गुफ्तगू करता हूँ, मेरे पड़ोसी भी रहे हैं GOR1 के अंदर, मेरे शहर के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी जिस किस्म की इस वक्त उनकी जो कन्फेशन है वो एक बहुत अहम तरीन कन्फेशन है। उस कन्फेशन के अंदर उन्होंने सबसे पहला नाम जो है वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर इस पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मुलतवी हुआ है, अगर इस पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में किसी का सिंबल छीना गया है, इस पाकिस्तान के अंदर किसी एक पार्टी के साथ जानबदाराना सलूक हुआ है, ये मेरी एक चार्जशीट है। आप इस चार्जशीट के खिलाफ भी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूं कि चार्जशीट इतनी स्ट्रांग है, इतनी वाज़ेह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बड़ी आसानी से कटहरे में लाकर खड़ा किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरी चार्जशीट उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कहा है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है इस चार्जशीट से इतने डिस्टर्ब हुए, इतने परेशान हुए कि वो जिन्होंने यूट्यूबर को दाखिला वहाँ बंद किया हुआ था, उनको बड़े आराम से वहाँ पर बुलाया और अपनी एक गुस्से का इजहार किया और कहा कि सबूत पेश किया जाए। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी मज़ेदार कार्रवाई आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली, और ये कार्रवाई बड़ी कमाल की है। इस तरह की एक कार्रवाई आपको याद होगा कि जब कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए दी गई थी तो एक दरख्वास्त उसके खिलाफ दी गई थी कि इसको एक्सटेंशन जो है ये नहीं दे सकते कानून के अंदर, और वो बंदा गायब हो गया अचानक। पिछले दिनों वो साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद से, वो एडवोकेट साहब जो थे, मैं नाम क्या लूँ, सबको नाम का पता है, और उन्होंने बताया कि मैं गायब क्यों हो गया था, पूरी कहानी बताई। लेकिन चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, उन्होंने कहा नहीं, ये गायब हो गया तो हो गया, हम केस सुनेंगे। यही बात जो है वो काजी फ़ायद ईसा साहब ने कहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो चाहते थे कि ये बंदा गायब हो जाए और हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इख्तियार दे दें कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दे। और फिर उस जमाने में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी कि जिसने कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन पर दस्तखत न किए हों, वोट न दिए हों। हर वो बंदा जिसका बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, वो सारे का सारा उसके वोट के अंदर तेरी दरबार में पहुँचे तो सभी एक हो, बंदा हो, साहिब हो, मोहताज हो, गनी एक हो, सब एक हो, ऐसे जैसे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन में वोट लेने के लिए 172 वोट चाहिए थे और लेकिन बाजवा साहब को 344 वोट, पूरी की पूरी पार्लियामेंट। चलो मुत्तफिक बात हो गई, अच्छा हुआ, बाजवा साहब ने 3 साल उसके ऊपर रूल कर लिया। लेकिन उस पिटीशन का ये फ़ायदा हुआ कि पिटीशन से अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मामले को किस तरीके से हल करना चाहती थी और किस तरफ लेके जाना चाहती थी। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कल हो सकता है दोबारा वो मुकदमा बुलाया जाए, क्योंकि कल तो शायद मुकदमा ना बुलाया जाए, कल उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस सामने रखा है। मेरा ख्याल है अब पुराने जितने भी पाकिस्तान से की तारीख़ के अंदर या पाकिस्तान की पहले तारीख़ के अंदर जितने भी लोग फांसी दिए गए हैं, जिन पे जुल्म हुआ है, उन सब का मुकदमा में खैर काजी फ़ायद साहब को लड़ लेना चाहिए। दारा शुको का मुकदमा लड़ना चाहिए, औरंगज़ेब ने उसको क्यों कत्ल किया। उसके बाद उसका अकबर के बाद जो उनके अपना बेटे जहांगीर का कि उसने अपने भाइयों को क्यों कत्ल किया। फिर शाहजहां का मुकदमा लड़ना चाहिए, उसने अपने भाइयों को क्यों कत्ल किया। फिर जहांगीर की जो बीवी थी नूरजहां, उसको शाहजहां ने 25 साल कैद किया, उसको उस पर मुकदमा लड़ लेना चाहिए। फिर अंग्रेज़ के भी मुकदमे सारे के सारे, ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट तो बन चुकी थी, हाई कोर्ट भी बन चुकी थी, लाहौर हाई कोर्ट को थी, वो सारी भगत सिंह का मुकदमा भी दोबारा खोल लें ताकि इस पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम और कुछ नहीं तो तारीख तो दुरुस्त कर ले, क्योंकि आप तो बेसिकली मुअर्रिख हैं, आप तो तारीख दुरुस्त करने के लिए आए हैं। आप मौजूदा हालात के बारे में तो आप बात नहीं करना। चलें, अब अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तक़वियत दे कि आप ऐसे मुकदमात को खोलें, क्योंकि आप जो बुनियादी तौर पर आप पुराने आने गुजरे हुए लोगों पर तबसरा करना आपकी आदत है। तबसरा करना हर बंदे का हक़ है, आपका भी हक़ है, उतना ही हक़ है जितना मेरा हक़ है, इसलिए आप उस पर तबसरा भी कर सकते हैं। लेकिन परसों जब ये केस लगेगा तो क्या पाकिस्तान के लोगों को आप अपनी सुप्रीम कोर्ट में आने की दावत देंगे कि आओ सबूत पेश करो? और क्या आप एक ऐलान करेंगे कि हम हर उस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जिस शख्स ने मजबूर होके, खा वो प्रिजाइडिंग अफसर था, खा वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर था, खा वो असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर था, खा वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर था, किसी मजबूरी के तहत उसने पाकिस्तान के इन इलेक्शंस के अंदर बदलने की कोशिश की। और फिर क्या आप इस बात पे भी जायज़ा लेना चाहिए, कम से कम तो आपके अपने फैसले हैं इनके ऊपर, इसके ऊपर कम से कम एक फुल बेंच होना चाहिए
कि इन 3 को निकाल के जो इन तीनों ने फैसले किए हैं, और 2 फैसले थे, क्या उसकी वजह से धांधली हुई या ना हुई। पहला आपका जो बुनियादी फैसला था और वो था कि आपने बल्ले के निशान को वापस लिया, और क्या उसने एक रास्ता नहीं निकाला पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अवाम की अक्सरियत को, कि जो कि 43% इलिटरेट थी, उनको एक निशान से महरूम करके आपने एक रास्ता निकाला कि नहीं रास्ता निकाला। और उसके ऊपर बाकायदा बहस होनी चाहिए कि क्या इस फैसले के नतीजे में क्या कुछ हुआ। और फिर उसके बाद जो दूसरा फैसला जो था, जो कि बहुत अहम फैसला है इस मामले के अंदर, और वो फैसला था कि आपने 62 और 63, उसका तो खैर फैसले का जवाब भी आ गया, और उस फैसले के जवाब की सूरत हाल में लोगों ने साबित कर दिया कि जहांगीर तरीन हो या नवाज शरीफ, दोनों को आपने एक तवील जद्दोजहद के बाद आपने बहाल किया। पाकिस्तान का सारा प्रेस, पाकिस्तान के वो तबकात जो गालियाँ निकाला करते थे, सादिक और अमीन के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। इस मुल्क के अंदर इस लफ्ज़ की जितनी तौहीन की गई है, शायद ही किसी चीज़ की तौहीन न की गई हो। सादिक और अमीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस-सादिक और अल अमीन के साथ जोड़ दिया गया। यानी आप सोच सकते हैं कि सादिक होता है वो वाहिद सच्चा आदमी, दी का लफ्ज़, और अमीन होता है वो वाहिद अल अमीन। लेकिन सादिक तो मेरे दीन की सिफ्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमन बखील हो सकता है, कहाँ हो सकता है, फला मोमन फला हो सकता है, कहा मोमन झूठा हो सकता है और नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मोमन की सिर्फ सादक होना थी। मोमन अमानतदार मोमन के अमानतदार, यानी जिसके ला ईमान लिमन अमानत लहू, उसमें ईमान नहीं है जिसके अंदर अमानत नहीं है, जिसको इमानतदार नहीं है। ये दोनों चीज़ें तो सिफात थी। ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया के हर महज़ब माशरे की सिफात थी। आपने उस फैसले को बदल के उन लोगों को ला के आपने ये क्या ये पाकिस्तान के उस अखलाकी मायार की तबाही की तरफ एक रास्ता नहीं था। इसके पे और भी आपके कितने, हाँ, एक सबसे अहम फैसला जिसके ऊपर पूरे के पूरे बेंच को आना चाहिए, और वो था कि आपने पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर आज़मूदा ब्यूरोक्रेट जिन्होंने 1970 का इलेक्शन करवाया था और उसके बाद 1977 का इलेक्शन करवाया था, और 1977 के इलेक्शन के अंदर इतनी बददियांतियाँ की थी। 1951 से लेके 1954 तक इन्हीं ब्यूरोक्रेट ने इलेक्शन करवाए थे। और आप सोच सकते हैं कि पंजाब में उस वक्त सूबा सरहद होता था, और सिंध में, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान तो उसका हिस्सा होता था, जितनी धांधली हुई थी, जो इतने धांधली के इल्ज़ाम लगे थे, सोच नहीं सकते। हाँ, मशरक़ी पाकिस्तान में धांधली नहीं कर सके थे क्योंकि उसके वहाँ पर वो जितनी मुस्लिम लीग थी, वो सोहरावर्दी समेत बाकी लोग जो थे उन्होंने जुगतू फ्रंट बना लिया था, इसलिए ये ब्यूरोक्रेटों का बस नहीं चला था। लेकिन वहाँ धांधली का मामला ये था कि अबुल कासिम फजलुल हक की गवर्नमेंट को इन्हीं ब्यूरोक्रेट के नुमाइंदे, जनरल सिकंदर मिर्जा जो ब्यूरोक्रेट भी था और एक फौजी बैकग्राउंड से भी लगता था, उसने आके उसको असेंबली को तोड़ा था सिर्फ 2 महीने के अंदर, जिसका एक वजीर जो था वो शेख मुजीबर रहमान भी था, और उसके तोड़ने के बाद गवर्नर राज नाफिज किया था। तो उस वक़्त से लेकर आपने आजमाए हुए लोगों के बारे में कहा कि हाँ नहीं यही करेंगे, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को असेस करना पड़ेगा कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर धांधली को किस तरह परवान चढ़ाया गया और फैसिलिटेट किया गया। कौन था जिन्होंने ये कहा कि यही ब्यूरोक्रेट, यही डिप्टी कमिश्नर जिनकी एसीआरए कमिश्नर लिखता है, जिसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो चीफ सेक्रेटरी करता है, जो लोगों जिनकी कान मरोड़ना इतना आसान है कि इनको किसने कहा कि तुम इलेक्शन करवाओ? कौन था जिसने तहसीलदार को, कौन था जिसने असिस्टेंट कमिश्नर को, कौन था जिसने डिप्टी कमिश्नर को, जिन्होंने इस मुल्क का खून चूसा है और जिनके बारे में लोगों की राय बिल्कुल ऐसी है कि जो उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते? कौन था जिसने इस रास्ते को हमवार किया? ये एक फुल बेंच आप बनाएंगे तब रास्ता हमवार होगा। लेकिन शायद मुझे लगता है कि अभी भी हालात जो हैं ऐसे नहीं हैं कि हम किसी सही सिमत पे जा रहे हैं। बहरहाल वक्त बहुत कम है। मैं आज भी बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की अवाम जिसने एग्जाम्पल कायम की है दुनिया के तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ के खित्ते में एक मुत्तहिद कौम होने की और एक पीसफुल इनकलाब लाने की, इससे बड़ा पीसफुल इनकलाब क्या आ सकता है? इससे बड़ा खामोश इनकलाब क्या आ सकता है? इससे बड़ा पुरअमन इनकलाब क्या आ सकता है कि आपने उन लोगों से हर रास्ता छीना
तब्दील करने का, हर रास्ता छीना वोट देने का। और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते इख्तियार करते हुए आपको बताया कि हम ये चाहते हैं और तुम हमें नहीं बदल सकते। अब अगर कोई ये समझता है कि ये 90% लोग या 80% लोग या 70% लोग, जो भी आप कह लें, ये जाहिल हैं, ये समझते नहीं हैं और सिर्फ हम समझते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गलती में हैं। इसलिए कि दुनिया का हर प्रिंसिपल बुनियादी तौर पर यह समझता है कि जिसे आप एक कलेक्टिव विजडम कहते हैं, वो इंसानों के दरमियान होती है। आवाज़ खल्क को नक्कार खुदा समझो, और नक्कार खुदा बहुत खौफनाक होता है अगर वो किसी के ख़िलाफ़ बजना शुरू हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह कहता है कि इंसानों के दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान में हैं, मैं जिसे चाहे फेर देता हूँ। मेरे अल्लाह ने पाकिस्तान के अवाम के दिल सच्चाई पर, हक़ पर और तब्दीली पर और बददियानती और गुज़श्ता कई सालों से छाई हुई गलीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव चादर को तोड़ने के लिए फेर दिए हैं। जब अल्लाह ऐसा करता है तो फिर उसका वादा है कि मैं फिर लोगों के हालात बदल दिया करता हूँ। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है, खुदा ने, और ये कुरान की आयत की तफसीर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। अब ख़याल आ गया है, अब ये हालत बदलेगी। अब अवाम के इस सैलाब के सामने खड़े मत हो, इसलिए कि जब कोई भी इस सूरत हाल में खड़ा होता है तो वो एक, जिसे कहते हैं, खसो खशाक की तरह बहा दिया जाता है। मैं मौलाना अकबर अल-आबादी, मौलाना इस्माइल मेठी की एक नज़म आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो नज़म बड़ी ज़बरदस्त है। वो नज़म जो है वो एक तूफ़ान का बारे में बताती है। एक तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिसे कहते हैं, लहरें उठ रही होती हैं। तो एक जो बहुत बड़ी गेली होती है, जिसे कहते हैं तना जो होता है उसका, वो बहरा होता है और वो समझता है कि जैसे मैं लीड कर रहा हूँ। और वो लिखते हैं, मैं ही बद्र का हूँ, रहनुमा हूँ, अमीर बहर हूँ और ना खुदा हूँ, रुकूंगी मैं तो रुक जाएगा दरिया, कुड़ेगा और पछताएगा दरिया। और अचानक वो एक पत्थर के नीचे आ जाती है और कहती है, मुझे छोड़ो वरना मैं, ये दरिया की रवानी रुक जाएगी। तो कहता है कि यहाँ बेशुमार ऐसी गेलियाँ आईं, बेशुमार ऐसी चीज़ें आईं, इस जब बहाव आता है तो फिर कोई उसके सामने नहीं रुक सकता। पाकिस्तान के अवाम का बहाव एक सिमत पर है, इसके सामने आने की कोशिश मत करें। पाकिस्तान के अवाम अपना फ़ैसला दे चुके और वो उसका निफाज भी चाहते हैं, और अगर आपने ना किया तो तारीख़ गवाह है, फिर कौमें उसको ख़ुद नाफिज़ किया करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।